हमने आगे पढ़ ही लिया था कि जब किसी चालक तार की भौतिक अवस्थाएं, ताप, दाब व क्षेत्रफल को हम लोग नियत रखते हैं तो किसी भी चालक तार के सिरों के बीच लगाए गए विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात क्या होता है, नियत होता है। और हम लोगों ने यहाँ से क्या निकाल लिया, V इक्वल टू आई आर, और आर यहाँ से निकाला तो कितना आया था, V अपान आई। और फिर हमने जब इसका अध्ययन किया तो हमको क्या समझ में आया कि हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक मिनट रुकिएगा, कि हम लोग यहाँ से किसी भी धारा में उसमें क्या कर सकते हैं, करंट को कैसे नियंत्रित कर सकते हैं। देखो कैसे, तो हमने पढ़ा कि जब भी हम क्या करते हैं, V प्रोपोर्शनल टू I, और इसके बाद हम जब भी विभवांतर को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होती है, बढ़ती रहती है। और इसके बाद जब भी हम क्या करिए कि V प्रोपोर्शनल को हटाए तो एक कांस्टेंट आया, और उस कांस्टेंट को हमने क्या कहा, R कहा। और इस R को हम लोग क्या कहते थे, प्रतिरोध कहते थे। और इसको हम लोग किससे दिखाते थे, ओम से, ग्रीक अक्षर ओमेगा से दिखाते थे। तो हमने जब यहाँ से R को निकाला तो R इक्वल टू क्या होता है, V I, और सबको V अपान I, और सबको पता है V क्या है, वोल्टेज है। किसी भी सोर्स से, मान लीजिए किसी भी सर्किट में बैटरी जुड़ा हुआ है, या घर में भी जब भी कोई भी करंट आती है तो वहां कितने वोल्ट की जुड़ा होता है वोल्टेज से, 220। और कहां से, ये जहां भी जनरेटर डायनेमो चलता है, जो भी करंट जो भी सप्लाई कराता है वो कितने वोल्ट की होती है, 220। और ये अगर उस बोर्ड में 220 की है तो हम उस V को नियत नहीं कर सकते, वो V हमारा फिक्स रहता है, हम इसको बदल नहीं सकते। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हमारे सर्किट में जो करंट है वो करंट कम ज्यादा हो जाए। क्यों, क्योंकि हमको वांछित धारा मतलब हम जिस धारा को प्राप्त करना चाहते हैं हमको उसकी जरूरत पड़ती रहती है कि हम अलग अलग कैसे करें। तो हमने कभी कभी देखा कि जैसे क्या होता है, पंखा को हमको धीमे या तेज करना है तो हम 220 वोल्टेज की जो भी करंट आ रहे हैं 220 को तो वोल्टेज को तो नहीं बदल सकते, हम क्या बदल सकते हैं, आर। अच्छा क्यों बदलते हैं, क्योंकि हमको ये समझ में आता है कि हमने क्या देखा, यहाँ से R इक्वल टू क्या होता है, V अपान आई होता है। और फिर हमने I इक्वल टू क्या किया, V अपान आ रहा है। हम कह दें कि जब भी मान लीजिए I किस पर डिपेंड करती है, V और R पे, V बदल जाए या R बदल जाए, तो V तो फिक्स है, हमने कहा V मान लीजिए 100 है और R तुम्हारा 50 है, तो करंट 20 है, तो I कितना आएगा, 20 पंचे 100 करेंगे 5 एम्पियर की आ जाएगी। फिर हमने कहा इस R को बढ़ा दिया, और बढ़ा के कितना कर दिया, 50 कर दिया। और जब R को 50 किया तो 100/50 करते हैं तो हमारी करंट कितनी हो जाती है, 2 एम्पियर हो जाती है। और इसको अगर बढ़ा दें, हम 100 कर दें तो 100/100 करेंगे तो हमारी करंट कितनी हो जाएगी, 1 एम्पियर हो जाएगी। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आता है कि हम R को बढ़ा या घटा कर, देखो घटाते चले जाएंगे तो करंट बढ़ती जा रही, 1 एम्पियर से 2 एम्पियर हुई, 2 से 5 एम्पियर हुई। कब, जब इसको 100 से 50 किया, 50 से 20 किया, अर्थात हम R को घटा या बढ़ाकर क्या कर सकते हैं, धारा को नियंत्रित कर सकते हैं, अर्थात हम करंट को नियंत्रित कर सकते हैं। और हम यही चाहते हैं। क्यों करंट नियंत्रित कर सकते हैं, हमने यहाँ पे देख लिया। अर्थात जब R की वैल्यू कम थी, 20 था, करंट ज्यादा थी, R बढ़ते रही, करंट कम होती रही। अर्थात जब भी हम प्रतिरोध को बढ़ाते हैं धारा कम हो जाती है, सीधी सी बात है। प्रतिरोध का मतलब ही स्पष्ट है कि प्रतिरोध क्या, कि जो धारा के चलने का विरोध करे, और धारा के चलने का जो विरोध करेगा धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से हमको ये चीजें आराम से समझ में आती हैं। और हमने क्या कहा कि हम जब भी प्रतिरोध को बढ़ाएंगे तो धारा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी का उपयोग करके, अर्थात हम R को घटा या बढ़ा ले, कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बनाएं, एक ऐसा उपकरण बना लें जो क्या करे, R को केवल बदले। क्यों, क्योंकि 220 वोल्ट की अगर सप्लाई आ रही है हम उसको नहीं बदल सकते, तो हम क्या बदलना चाहते हैं, R। क्यों बदलना चाहते हैं, क्यों, क्योंकि I हमारा हम अपने इच्छा अनुसार प्राप्त कर लें। तो उसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं, एक जो है बोर्ड में लगा लेते हैं धारा नियंत्रक। क्या लगा लेते हैं, धारा, कई जगह धारा नियंत्रक अलग अलग नाम होता है, जिसको हम लोग रिहेस्टार्ट भी कहते हैं। और जो बोर्ड में लगा लेते हैं पंखे में करंट को कम या ज्यादा, पंखा धीमा तेज करने के लिए, वहां उसको हम रेगुलेटर कह देते हैं। तो ये जो रिहेस्टार्ट होता है, ये क्या करता है, रिहेस्टार्ट ये जो है करंट को कम या ज्यादा करता है। कैसे, प्रतिरोध को बदल कर, तो हम इसको परिवर्ती प्रतिरोध भी कह देते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ से समझ में आया कि धारा नियंत्रक कैसे बनाते हैं। हमने क्या देखा था कि जब भी हम किसी चालक तार के प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है, तो हमने कहा कि जब हम लंबाई को बढ़ा देते हैं तब भी उसका प्रतिरोध बढ़ जाता है। तो हमको यहाँ से क्या समझ में आया कि जो चालक तार का प्रतिरोध होता है
वो क्या होता है, उसकी लंबाई के प्रोपोर्शनल होता है, अर्थात समानुपाती होता है। तो हमको ये समझ में आया, हमने कहा ये हमारी एक इक्वेशन हो गई कि वो उसके लंबाई के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध किस पर निर्भर करेगा, हम किसी चालक तार की लंबाई को बढ़ाते जाएंगे और उसका प्रतिरोध बढ़ता जाएगा, हमने अभी बता ही दिया था पहले। तो इसके बाद हमने दूसरा क्या देखा कि हम यदि उसके क्षेत्रफल को बढ़ा दे तो उसको पर्याप्त जगह मिल जाती है और मुक्त इलेक्ट्रॉन बढ़िया से चलते हैं। तो हमको क्या समझ में आया कि यदि हम उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को बढ़ा दें तो उसका अवरोध थोड़ा कम हो जाता है, और अवरोध कम होगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। तो हमको दूसरा क्या समझ में आता है कि चालक तार के क्या होता है, अनुप्रस्थ काट के परिच्छेद के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात प्रतिरोध इन दो चीजों पर निर्भर करता है। एक तीसरी चीज और निर्भर करता है, वो क्या होता है, पदार्थ की प्रकृति पे। कौन सा पदार्थ है, हर पदार्थ की प्रकृति अलग अलग होती है और उसके आधार पर प्रतिरोध निर्भर करता रहता है। जैसे सबको पता है कि जो चांदी का तार होता है सबसे अच्छा सुचालक होता है, अभी हम बताएंगे। लोहा कम होता है, लेकिन एल्युमिनियम कॉपर तो अलग अलग जो तार होते हैं या मतलब अलग अलग जो भी धातुएं होती हैं उनकी प्रकृति अलग अलग होती है और सबके प्रतिरोध भी क्या होते हैं, अलग अलग। इसीलिए जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है वो चालक तार उतना कम अच्छा होता है। क्यों, क्योंकि उसमें करंट कम बहेगी। हमने देखा जब प्रतिरोध को बढ़ा देते हैं तो धारा कम होती है, तो जो जितना ज्यादा जिसका प्रतिरोध होगा उसमें धारा कम बहेगी। लेकिन चांदी में प्रतिरोध सबसे कम होता है, इसलिए वो सबसे अच्छी चालक होती है, लेकिन वो महंगी है, इसलिए हम उसका यूज डेली लाइफ में नहीं करते हैं। तो हम लोग किसका यूज करते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर का। धारा प्रवाह के लिए जो भी तार वगैरह लगाते हैं वो किसके होते हैं, एल्युमिनियम या कॉपर के। तो यहाँ पे हमको दूसरा ये समझ में आया। और हम जब इन दोनों इक्वेशन को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या इक्वेशन बनके तैयार होती है, R प्रोपोर्शनल L अपान A। तो हम जब भी प्रोपोर्शनल का मार्क हटाते हैं कोई ना कोई क्या लगाते हैं, नियतांक लगाते हैं। और यहाँ पे हम एक नियतांक लेके आए और उस नियतांक को हमने क्या कहा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं। क्या कहते हैं, रो। ठीक है, इस नियतांक को हम लोग क्या कहते हैं, रो कहते हैं, RHO, रो। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रो। तो इस रो को क्या कहा जाता है, ये रो क्या है, किसी भी चालक तार का विशिष्ट प्रतिरोध। क्या है, चालक का विशिष्ट प्रतिरोध है, या पदार्थ का हम क्या कहेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध है। ठीक है, क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध है। ये किस पर डिपेंड करता है, लंबाई पे, क्षेत्रफल पे और मटेरियल पे। मटेरियल कैसा है, लेकिन उसके मास वगैरह पे डिपेंड नहीं करता। तो यहां से हमको ये चीजें समझ में आई। और अब इसके बाद अच्छा, इस पे भी प्रश्न आता है कि किसी चालक तार की लंबाई बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध घटेगा, बढ़ेगा या स्थिर रहेगा, या कुछ भी नहीं होगा। मैंने जो है कम्युनिटी में डाला है, आप लोग देख भी सकते हैं। तो क्या होगा, अनुक्रमानुपाती है तो बढ़ेगा, आप लोग ऑप्शन में जाएंगे। क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो घट जाएगा, ये आप लोगों को याद रखना होगा। ये ऐसे नहीं पूछते, कभी कभी घुमा के पूछ लेते हैं। एनसीईआरटी की बुक ने आपको ऐसा पूछा है, यदि किसी चालक तार की हम लंबाई को बढ़ा देते हैं तो उसमें जो अमीटर का पाठ्यांक क्या दर्शाएगा, तो उसमें अमीटर का पाठ्यांक क्या दिखाएगा, तो उसमें मीटर का पाठ्यांक धारा को कम दर्शाएगा। ठीक, या ऐसे, या लंबाई को डबल कर दिए तो धारा कितनी होगी, तो आधी आप लोग लिखेंगे। फिर लिखेंगे लंबाई को आधी कर दे तो धारा कितनी होगी, तो डबल लिख देंगे। तो ये आपको एकदम याद होना चाहिए, चीजें एक दूसरे के जस्ट उल्टा होंगी। तो इसके बाद हमने देखा कि यहां से अगर हम रो की वैल्यू निकालते हैं तो रो इक्वल टू क्या आएगी, R, और ये A ऊपर आ जाएगा, RA अपान कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहां से ये रो है, रो मतलब P को जो पोलियो कर दो वही रो होगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, रो। तो यहां से अगर हम रो का मान निकालना चाहें तो हम क्या, कितना हो सकता है, हम कह दें यदि अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। कोई भी चालक तार लिए हुए, ये है ना, ये इसका A कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, और लंबाई भी कितनी हो, 1 मीटर हो। ठीक, और L कितनी हो, 1 मीटर हो। अब हम एक रखेंगे तो रो इक्वल टू कितना आएगा, R के आएगा। अर्थात किसी भी चालक तार के किसी भी 1 मीटर चालक तार लंबे, 1 मीटर लंबे चालक तार वह उसके 1 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्या होता है, प्रतिरोध के बराबर उसका विशिष्ट प्रतिरोध होता है। अच्छा, हम यहाँ से रो का मात्रक निकालें, या हम कहते हैं यहाँ पे हम विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक निकालें तो कितना होगा, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक। तो विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक जो बोल रहे हैं आप लोग लिख के जो है कर सकते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक आप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, R का मात्रक हमने देखा था ओम,
और एल क्या अभी हमने लिखा मीटर स्क्वायर, और नीचे कितना एल का मीटर, तो मीटर से मीटर कटेगा, कितना आएगा ओम मीटर, अर्थात इसका मात्रक कितना होगा ओम इंटू मीटर। ठीक है, क्या कहते हैं ओम इंटू मीटर, और इसको मोह भी कहते हैं। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं ओम इंटू मीटर। तो ये हम लोगों को याद रखेंगे, और इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं, ये हमको याद रखना होगा। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन कैसे करते हैं। तो अब अगला हम देखते हैं कि प्रतिरोध को कैसे संयोजित करते हैं। तो याद रखेंगे कि प्रतिरोध वांछित धारा प्राप्त करने के लिए हम लोग जो है दो तरीके से जोड़ते हैं प्रतिरोधों को। एक कैसा जोड़ते हैं समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और दूसरा कैसे जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं। और इस प्रकार जोड़ जोड़ के हम लोग क्या करते हैं प्रतिरोध को कम या ज्यादा कर लेते हैं। और जब हम प्रतिरोध को कम या ज्यादा करेंगे तो हमको धारा भी उसी अनुसार प्राप्त हो जाएगी। जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा धारा कम हो जाएगी, प्रतिरोध घटेगा तो धारा बढ़ जाएगी। बोर्ड पेपर आपके आने वाले हैं, आप लोग बेहतर ढंग से तैयारी करते रहिए, क्योंकि आपके लिए समय बहुत कम बचा है। न्यूमेरिकल बेस अगर आपको कोई भी समस्या होती है आप लोग कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो आपकी उस समस्या का निदान किया जाएगा। तो हम लोग आगे देखते हैं प्रतिरोधों का संयोजन। ठीक है, प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। देखो अगर बहुत ज्यादा डिटेल में चाहिए थोड़ा बहुत तो हमने पहले भी पढ़ा दिया है, आप लोग आराम से देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो ये प्रतिरोधों का जो संयोजन है, सबसे पहले हम इसको दो तरीके से जोड़ते हैं। अच्छा, प्रतिरोध को कैसे डिनोट करते हैं हमने बता ही दिया था, ये है ना, ये प्रतिरोध को ऐसे दर्शाते हैं। ठीक है, ये प्रतिरोध का सिंबल है। और किसको दिखाते हैं, मान लीजिए बहुत सारे मेनी टाइप्स के प्रतिरोध हैं, तो R1 R2 ऐसे ना, R3, ये इनके दो एंड्स है, दो सिरे हैं, पहला A B है ना, ये ऐसे C D P Q है ना, तो इनके दो एंड्स होते हैं, ये प्रतिरोध है। प्रतिरोध क्या होता है, लोड होता है एक तरीके का, जो अलग अलग हम जो है क्या करते हैं विद्युत परिपथ या जैसे मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में तो बहुत ज्यादा होता है, टीवी रेडियो इनमें तो हर जगह रेजिस्टेंस जुड़े ही होते हैं। क्यों, क्योंकि हमको अलग अलग वांछित धारा में चाहिए होती है। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रतिरोधों का संयोजन। तो हमारा पहला प्रतिरोध कैसे हम लोग जोड़ते हैं, इन सीरीज में जोड़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं इन सीरीज, ये श्रेणी क्रम में, इन सीरीज, इन सीरीज। तो सीरीज में कैसा होता है तो हम लोग देखेंगे, जो सीरीज में क्या करते हैं, एक रेजिस्टेंस को उठाते हैं, पहले प्रतिरोध को उठाया हमने, ये पहले प्रतिरोध का पहला सिरा था, ये इसका दूसरा है। इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे में दूसरे वाले रेजिस्टेंस को उठाएंगे और इसके इस पहले वाले सिरे को इसी में जोड़ देंगे ऐसे। तो और फिर तीसरा रेजिस्टेंस उठाएंगे और उस तीसरे वाले का पहला सिरा इसी में जोड़ेंगे। फिर अंतिम वाले को क्या करेंगे, इसके पहले वाले सिरे को और इसके अंतिम वाले सिरे को किसी भी चालक बैटरी से जोड़ देते हैं। और इस प्रकार की जब हम संरचना प्राप्त करते हैं तो ये क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम संयोजन। क्या कहलाती है, श्रेणी क्रम संयोजन। तो श्रेणी क्रम क्या होता है कि पहले प्रतिरोध R1 हो गया, R2 हो गया, R3 हो गया, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे प्रतिरोध के पहले से, और इनके पहले और आखिरी को चालक तार की बैटरी से क्या करते हैं, चालक तार कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी है उससे हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इनके एंड्स को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, इसका पहला और इसका अंतिम। इसके पहले को हमने प्लस से और इसको माइनस से। और प्लस माइनस क्या दिखाता है कि मान लीजिए इसके बीच का वोल्टेज V है, V का मतलब क्या, इधर का V होगा इधर का 0 होगा, तभी डिफरेंस कितना दिखाएगा, V। ठीक है, तो इस प्रकार जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो इसमें क्या चालू हो जाती है, करंट। क्यों, ये V क्या दिखाता है कि इन के टोटल के बीच का कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, V। और सबको पता है जब भी हम किसी भी चालक तार के एंड्स में अर्थात उनके सिरों पर विभवांतर लगाते हैं तो जब भी विभवांतर लगाएंगे तो उसमें क्या बहने लगती है, धारा। हमने पढ़ लिया उनके नियम में, अर्थात जब भी V लगाएंगे तो इसमें I बहेगी। अच्छा बताओ, V लगाने से इसमें I जाना चालू हुई। अब ये I जब रोटेट हो, मतलब I कब होगी, हम कहते हैं इसके अंदर चार्ज चलना चालू होंगे। इस चालक तार के अंदर चार्ज जब भी जाएंगे, बताओ ये पहला प्रतिरोध था, इसमें से 10 चार्ज जा रहे हैं तो आगे भी जाने का रास्ता कितने का है, 10। क्यों, क्योंकि चार्ज इसके जंक्शन मान लो जहां पे जुड़ा हुआ है, ये कोई कैपेसिटर तो है नहीं बेटी कि यहाँ पे चार्ज स्टोर हो सकता है, आवेश रुक सकते नहीं। तो ये सिद्धांत है कि आवेश रुकेंगे नहीं, आवेश चलते रहेंगे। तो अगर 10 जा रहे हैं तो यहाँ भी कितने जाएंगे, 10, यहाँ भी कितने, 10, यहाँ भी कितने, 10।
अर्थात यहाँ पे कोई भी आवेशों की संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो अच्छा खुद ही सोचो, जब इसमें कोई भी जाने वाले आवेश नहीं बदल रहे हैं, आवेश बदल ही नहीं रहे, क्यों? क्योंकि करंट किस पे डिपेंड करती? I इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था कि जो है आवेश क्या होता है, आवेश प्रवाह की दर धारा कहलाती है Q अपॉन T से, और T को अगर हम पर सेकंड से ले लें तो I इक्वल टू क्या लेते हैं, NE से, क्यों? क्योंकि यह NE लिख सकते हैं, और N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या है, चार्ज, और इसी को हम लोग आवेश कहते हैं, और आवेश हमने बदला ही नहीं है। तो अच्छा बताओ, जब आवेश नहीं बदले तो क्या करंट बदलेगी? नहीं बदलेगी। पहले में जितनी करंट जाएगी, मान लीजिए 5 एम्पियर की जा रही, तो यहां भी इसको जाने का उतना ही रास्ता है, इसमें भी कितने की जाएगी, 5, इसमें भी कितने की जाएगी, 5। तो हम क्या कहेंगे, तीनों प्रेतरों से आई करंट ही जाएगी, क्यों? क्योंकि इसके जाने का और कोई मार्ग हमको उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब श्रेणी क्रम संयोजन में धारा क्या होती है, सब में से एक जाती है। तो पहला शर्त यही हो गया कि आप लोग श्रेणी क्रम संयोजन को कैसे पहचानेंगे, तो आप बताएंगे कि श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का बंटवारा नहीं होता है। ठीक है, फिर हमने देखा ठीक है धारा का बंटवारा नहीं होता है, लेकिन हमने कहा अलग अलग रेजिस्टेंस में पोटेंशियल डिफरेंस कैसा है, तो हमको समझ में आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस विभवांतर क्या होता है। हमने पढ़ा था कि विभवांतर वो होता है जो किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच चार्ज को ले जाने में कार्य करना पड़ता है। पर यूनिट चार्ज को, एकांक आवेश को दो बिंदुओं के बीच ले जाने में जितना हमको कार्य करना पड़ता है, वही क्या कहलाता था, विभवांतर। अच्छा बताओ, इनके बीच भी चार्ज चले, यहां से यहां तक गए, यहां से यहां तक की गए, यहां से यहां तक की गए, तो अब हर जगह पे उसको ले जाने में कार्य करना पड़ा होगा, और जितना भी कार्य करना पड़ा होगा सबका कार्य अलग अलग होगा, क्यों? क्योंकि प्रतिरोध अलग अलग है, सबके लोड अलग है, तो कार्य हमको अलग करना पड़ेगा। तो इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा, इसका विभवांतर अलग होगा, लेकिन इनका सम आप कितना होना चाहिए, V होना चाहिए। इसका टोटल V होता, हमने कहा इसका मतलब पहले का विभवांतर कितना होगा, V1 हो गया, दूसरे का V2 हो गया, तीसरे का V3 हो गया। याद रखना ये इससे ज्यादा होगा और ये जो है इससे ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि हाई टू लो करंट बहती, हमने बताया था उच्च विभव से निम्न विभव की ओर धारा बहती। आप लोग को बड़ा लंबी लगने वाला, देखो समांतर क्रम या श्रेणी क्रम पढ़ते हैं बहुत आसान होता है, बुक में ऐसे पढ़ लेते याद हो जाता, लेकिन अगर हमको वो कॉन्सेप्ट गहराई से नहीं आता है तो आगे हायर क्लासेज में पढ़ेंगे तो हमको समस्या रहेगी। तो थोड़ा सा वो चीजें गहराई से हमको आनी चाहिए। नहीं मैं साधारणता बता देता, इसमें करंट जो है सेम रहेगी और जो है विभवांतर बदल जाएगा, लेकिन हम टोटल करेंगे V बराबर V1 प्लस V2, आप लोग याद भी कर लेते फिर लगा लेते हैं, लेकिन वो चीजें आ जाती हैं, नंबर गेन हो जाता है, लेकिन हमको समझ में नहीं आती तो आगे समस्या होती। तो हमने देखा कि इनके पोटेंशियल डिफरेंस V1 V2 V3, लेकिन हमने कहा हमने टोटल का कितना लगाया था, V लगाया था। हमने कहा V लगाने से इसमें कितनी करंट जा रही थी, I जा रही थी, तो हम कहते हैं इस टोटल का रेजिस्टेंस कितना होगा, सबको पता है V विभवांतर लगाने से I करंट बहेगी तो रेजिस्टेंस कितना होगा, R होगा, और इस R की वैल्यू हम लोग निकाल सकते थे। ठीक है, हमने कहा कि V रेजिस्टेंस लगाने से, अच्छा पहले ये देख लो, V रेजिस्टेंस लगाने से कितने की करंट बन रही है, I की करंट बन रही है, और I की करंट बन रही है, तब बताओ R कितना होगा, V अपान I होगा, कितना होगा, V अपान I होगा। यहां तक कि हमको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कितना हो जाएगा, V अपान I। क्यों होगा V अपान I, क्योंकि हमने V की जो है क्या लगाया है, पोटेंशियल डिफरेंस, और करंट कितनी जा रही है, I करंट जा रही। तो आपको ये एकदम क्लियर होना चाहिए, कितनी जा रही है, I जा रही। अब हम लोग अगर पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वल कर लें, यहां पे देखो V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 से V1 कितना हो जाएगा, इसके बीच का बताओ, I ये बढ़ते हैं। लाइट विद्युत आपूर्ति बाधक होने के कारण आप लोगों को कुछ समस्या हुई, लेकिन मैं ये मान के चलता हूं कि आप लोग इस मेरी समस्या को समझेंगे और जो आपका डिस्ट्रैक्शन हुआ है उसके लिए हमें क्षमा करेंगे। लाइट चली गई थी इसलिए हमको ये फिर से करना पड़ा। ठीक है, तो हम देखते हैं हमने क्या बता दिया था कि जब भी हम श्रेणी क्रम में जोड़ते तो क्या करते थे, पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से, तीसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे को दूसरे के दूसरे से, इस प्रकार हम जोड़ देते हैं। पहले के पहले वाले को और अंतिम के आखिरी वाले को किससे जोड़ देते हैं, किसी भी चालक सोर्स से या बैटरी से या विद्युत सेल से जोड़ देते हैं। देखो
पहले प्रतिरोध के दूसरे सिरे को दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से, दूसरे प्रतिरोध के दूसरे सिरे को तीसरे के पहले से, इस प्रकार हम जोड़ते हैं। हमने इसमें क्या देखा कि जब भी तुम्हारे रेजिस्टेंस या प्रतिरोध, लोड प्रतिरोध जब श्रेणी क्रम या सीरीज में हम लोग जोड़ते हैं तो हमने देखा कि करंट सेम बहती है। तो करंट रूल कैसा हुआ इसका? करंट रूल ये है कि सीरीज में होगी तो करंट एक जैसी बहेगी, करंट का कोई भी बंटवारा नहीं होगा। फिर हमने क्या देखा कि जब करंट में होगा तो इसका वोल्टेज रूल क्या है? विभव वाला। तो हमने देखा कि ये बढ़ता है V1, V2 और V3। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग, हमको अलग अलग लोड प्रतिरोध में अलग अलग कार्य करना पड़ता है। तो हमको यहाँ से समझ में आता है। और इसका रेजिस्टेंस किस प्रकार जुड़ता है हम इसको भी देखेंगे आगे। तो हमने देखा कि इनका कुल विभव कितने के बराबर होना चाहिए था? हमने कहा इन अलग अलग विभवांतर के योग के बराबर होना चाहिए था। तो हमने देखा कुल कितना होता? V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। और हमने कहा यदि कितनी करंट है इसके अंदर, हम कहते हैं इसका लोड प्रतिरोध R होता, करंट कितनी होती? I होती। तो V इक्वल टू कितना हो जाता? IR हो जाता। चूंकि V1 कितना हो जाएगा? IR1, करंट सेम है लेकिन पहले के लिए ये R1 है, तो V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR1। V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2। इसी प्रकार V2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR2 हो जाएगा। V3 इक्वल टू क्या हो जाएगा? IR3 हो जाएगा। और हमने सबकी वैल्यू रख दी। जब हम यहाँ पे वैल्यू रखते हैं तो हमको क्या नजर आता है? IR इक्वल टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 हो गया। और हमने देखा सब में I कॉमन है, और हम I को जब कॉमन लेते हैं तो अंदर क्या बचता है? R1 प्लस R2 प्लस R3। और यहाँ पे क्या था? IR, और I से I जब काटते हैं तो हमको क्या दिखता है? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। तो हमको ये क्या नजर आया कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध क्या होते हैं? उनके जुड़ जाते हैं आपस में। अर्थात मान लीजिए आप लोग सोचते हैं अगर यहाँ पे एक 2 होता, एक 3 होता, एक 5 होता, तो इनका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य, यहाँ पे हम इसको R को हम लोग तुल्य क्यों कहते हैं? क्यों? क्योंकि ये इन सबका टोटल है, और टोटल को हम लोग क्या कहते हैं? तुल्य। ठीक है, या हम इसको अंग्रेजी में कह सकते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो ये तुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा? 2, 3 और 5 कितना होगा? 2, 3, तो तुल्य कितना हो जाता? 2, 3 और 5 जोड़ लेते और कितना होता? ये हमारा 10 ओम हो जाता। तो ये हमको समझ में आता है कि जब भी तुल्य प्रतिरोध क्या होता है, उनके अलग अलग इंडिविजुअल जो भी रेजिस्टेंस होते हैं उनके योग एडअप के बराबर होता है। अर्थात उनका किसी भी प्रतिरोध, किसी भी सर्किट का तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? जब श्रेणी क्रम में जुड़े हों उनके अलग अलग प्रतिरोधों के कुल के योग के बराबर होता है। ठीक है, तो अर्थात क्या होगा? अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। इसके बाद हम जब देखेंगे श्रेणी क्रम में, हमको यहाँ तक की समझ में आया। अब मान लीजिए रजिस्टर्स केवल 3 जुड़े हुए थे, मान लो n तक की जुड़े होते, तब कितना होता? R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 डॉट, कितने अगर जुड़े हो? Rn, जितने भी जुड़े हो सीधे जोड़ सकते हैं। मान लो सबकी वैल्यू एक जैसी होती तो हमको ये R ना कहकर RE निकालना होता। RE क्यों कहते हैं? तब इसको RE बेस लिख लो। RE क्यों कह देते हैं? R इक्विवेलेंट को दिखाता है, या R तुल्य, या तुल्य को ही हम लोग लिखते हैं इक्विवेलेंट। तो इक्विवेलेंट से हम क्या दिखा देते हैं? E। तो जब भी दिखाना होगा टोटल प्रतिरोध को तो किससे दिखाएंगे? RE से। तो RE इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 RN। अब मान लो यहाँ पे सब R होते, सबकी वैल्यू एक जैसी होती, समान प्रतिरोध सीरीज में जुड़े होते, और कितने जुड़े होते? N। तो सोचो कितना हो जाता? R इक्वल टू R प्लस R प्लस R प्लस डॉट डॉट डॉट, कितने R? Rn तक की R। ठीक, अच्छा सोचो RE अगर 2 R जुड़े होते तो कितना होता है? 2R। 3 जुड़े होते तो 3R। और इसी प्रकार अगर R प्लस R कितने R जुड़े हों, N जुड़े हों तो कितने R हो जाएंगे? जितने नंबर होते हैं उतने मल्टीप्लाई करा लेते, तो कितना हो जाएगा? NR। तो यहां से हमको क्या समझ में आया कि RE इक्वल टू कितना हो जाएगा? NR। ठीक, तो यहां से हमको एक फायदा मिल गया कि अगर तुल्य निकालना हो समान, हम कहते हैं 5 प्रतिरोध समान जुड़े हुए सीरीज में, कितने? 5, और सबकी वैल्यू कितनी? 6। तो 5 को 6 से मल्टीप्लाई कराएंगे कितना हो जाएगा? 30। हम कहते हैं 10 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, सबकी वैल्यू 5 है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कराओगे कितना आ जाएगा? 50। तो हमको इस फार्मूले से डायरेक्ट प्रतिरोध निकालने का तरीका समझ में आता है, और हम कहते हैं हमको यहाँ से क्या होती है? आसानी होती है। तो इसलिए ये बेहतर तरीका होता है। और अब हम अगला देखते हैं कि जब मैं, ये हो सकता है ग्लोब तुम लोगों को डिस्ट्रैक्ट करता हो, मैं इसको इधर कर देता हूं।
तो यहाँ आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। फिर हमने आगे क्या देखा कि अब हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ चुके हैं, अब हम जोड़ेंगे समांतर क्रम में। ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर हम लोग चालू करेंगे कौन सा, समांतर क्रम में। समांतर क्रम में क्या करते हैं कि जो प्रतिरोध होते हैं उनको एक सिरे एक तरफ से होते हैं, दूसरे सिरे दूसरे तरफ से होते हैं, फिर उनको हम जो है किससे जोड़ देते हैं, किसी भी चालक बैटरी से जोड़ देते हैं। और जब ये तैयार होता है तो क्या कहलाता है, समांतर क्रम। तो समांतर क्रम में क्या करेंगे, कुछ हम इस प्रकार से जोड़ना चालू करते हैं रेजिस्टेंस को। एक हो गया, दो हो गए, मान लीजिए हम 3 के एग्जाम्पल लेके चलते हैं। ठीक है, कितने हमने जोड़े, 3, है ना। फिर और इसके बाद हमने इसको जोड़ दिया किसी भी बैटरी से, और जब भी हम बैटरी से जोड़ेंगे, ये हमने किससे जोड़ दिया, बैटरी से, प्लस हो गया, ये माइनस, इनके बीच का विभवांतर कितना, V। अब बताओ, जब हम इसको बैटरी से जोड़ते हैं तो हमने कहा ये हमारा R1 था, R2 था, R3, 3 हमने लोड को जोड़ दिया है, और इन सबके बीच अब देखो ये V हो, ये 0 है। हमने पहले को जोड़ा, किससे जुड़ा है हुआ, इसका पहला सिरा किससे जुड़ा हुआ है, हम यहां से देखते हैं तुमको V से नजर आता है। इसका दूसरा सिरा हम देखते हैं तो किससे नजर आता है, ये देखो इधर से जुड़ा हुआ है, 0 से, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, V - 0 इक्वल टू V। हम दूसरे वाले भी जोड़ते हैं तो देखते हैं इसका पहला किससे, V से, दूसरा सिरा 0 से, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, V। तो हमको नजर आया यहाँ भी इसका विभवांतर V। तीसरे वाले भी देखते हैं, ये भी किससे जुड़ा हुआ है, V से, तो इनके बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना, V। तो हमने क्या देखा कि इन सबके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है, V क्या होता है, समान होता है। अर्थात समांतर क्रम में जब भी जोड़ते हैं तो विभवांतर क्या होता है, समान। फिर हमने कहा विभवांतर तो ठीक है, समान हमको दिख रहा है। हमने कहा यहाँ से 10 एम्पियर की करंट चली, 10 एम्पियर की करंट, या हम कहते हैं I चालू हुई। अब I फ्लो चालू हुई, I का मतलब क्या, इसके अंदर चलना चालू हुई, चार्ज। जब चार्ज चलना चालू हुए, चार्ज इस जंक्शन पे आए, संधि पे, तो इनको 3 रास्ते जाने को मिल रहे हैं, और ये तीनों में कहीं भी जा सकते थे। तीनों चार्ज अलग अलग जाएंगे, कितनी मात्रा में जाएंगे किस पर डिपेंड करेगा, इनके लोड पे डिपेंड करेगा। लोड कैसा है, लोड ज्यादा होगा या लोड कम होगा, उसके आधार पे डिपेंड हो रहा है। हमने कहा कि इसमें करंट चली गई, हमने मान लिया 2 एम्पियर की, हमने कहा यह I1 करंट। इसमें 3 एम्पियर चली गई, हमने नाम दे दिया ये I2 करंट थी। और हमने कहा इसमें कितनी गई, फिर 2 3 गई, 10 थी, कितने बचेगी, 5 एम्पियर। ये मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, और करंट कह सकता हूँ I3। तो हम क्या देख रहे हैं, 2 3 और 5, इन सबका टोटल तो 10 ही होगा, मतलब I इक्वल टू कितनी होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3। चूंकि धाराएं पट गई, और फिर जाते जाते इस जंक्शन पे सब आपस में I1 I2 I3 मिलेंगी, और फिर से मिलके कितना बना देंगी, I बना देंगी। क्यों, क्योंकि निकलेंगी फिर 10 ही, बीच में बदल नहीं। तो इसका मतलब समांतर क्रम में धारा का बंटवारा हो जाता है, श्रेणी क्रम में धारा का बंटवारा नहीं होता। तो अब समांतर श्रेणी क्रम कोई पहचानने का आपसे कह दे तो आप कैसे पहचानेंगे, सीधा सा तरीका ये होगा कि आप हर संधियों पे जाएंगे और ये देखेंगे कि धारा का बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर धारा का बंटवारा हो रहा है तो आप कहेंगे समांतर क्रम में है, धारा का बंटवारा नहीं हो रहा है तो किसमें है, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पे फिर I हो गई। तो हमको ये यहाँ से इतना नजर आया, तो हमने क्या कहा, I इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 होगा। हमने कहा I कब है, हमने कहा जब इनके बीच का विभवांतर V लगाते हैं और इनके बीच का अगर टोटल लोड इक्विवेलेंट कितना होता, R होता, V और कितना होता, R होता, तो I इक्वल टू कितना हो जाता, V अपान R। ये हम पढ़ रखे हैं। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपान R हो जाएगा। फिर I1 कितना होगा, V अपान R1 होगा। I2 कितना होगा, V अपान R2 हो जाएगा। I3 कितना होगा, V अपान R3 होगा। और हमको सब में V कॉमन दिखा, और हमने जब V को कॉमन लिया तो कितना बचा, V कॉमन लिए, अंदर 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। V को हम काटे तो हमको क्या नजर आया, इसको इक्विवेलेंट को ऐसे दिखा दिया करो, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। अच्छा n तक की जुड़ n टर्म्स होते
तब क्या होता, हम कहते हैं कि 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस डॉट 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 1/rn। ठीक। अच्छा, हम कह दें कि सबकी वैल्यू आर 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 ही होती है और सब समांतर क्रम में जुड़े होते, तब हम क्या कहते हैं R1 R2 R3 क्या लिखते हैं 1/r 1/r 1/r, और हम इनको रख के सॉल्व कराते 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r प्लस डॉट 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 1/rn तक ही ना। तो अब बताओ, सबका r होता तो n बार जोड़ते तो कितना आ जाता, n/r आ जाता। 1/r इक्वल टू n/r, और यहां से हमको ये आसानी हो गई। ठीक, कितना हो जाएगा n/r। क्यों? क्योंकि 2 जुड़े होते तो 2/r, 3 जुड़े होते 3/r। क्यों? क्योंकि r सबका कॉमन है और r नीचे समान है तो उसको वही रखेंगे। ऊपर जितने टर्म्स हैं हमने उनको क्या कर लिया, जोड़ लिया। और अब इसको उलट दें तो r ही निकाल सकते थे। r ही कितना आ गया, r/n। अच्छा, इससे हम तो क्या फायदा हुआ तुम्हारा कि तुमको निकालने में आसानी। हमने कहा 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए और सबकी वैल्यू जो है 5-5 है। तो बताओ कितने जुड़े हैं, 10। हम कहते सबकी वैल्यू 50 ओम है तो 10 जुड़े होते, और सब 50 ओम के 50 ओम के कितने प्रतिरोध जुड़े हुए, 10। अच्छा, श्रेणी क्रम में जोड़ते तो 50 का 10 से मल्टीप्लाई कराते, 500 होता टोटल रेजिस्टेंस। इसमें क्या हो जाएगा, 10 है जुड़े हुए हैं, सबकी वैल्यू कितनी है 50, काटोगे कितना बचा 5। तो हमने क्या देखा कि जो पहले वाली कितनी, एक की वैल्यू 50 थी, 50 ओम का था, उससे भी कम आया, कितने ओम आए यहाँ पे 5 ओम। तो हमने क्या देखा कि इनका अलग अलग प्रतिरोधों का योग जब हम समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो उनके एक प्रतिरोध से भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो हमको यहाँ से क्या फायदा मिला कि हम अगर समांतर क्रम में जोड़ेंगे तो हमारा प्रतिरोध घट जाएगा। ठीक, और श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध बढ़ जाता है। और समांतर क्रम में हमको लेकिन एक चीज क्या फायदा नजर आई कि हम कितनी भी चीजें जोड़ लें इनके पोटेंशियल पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। विभवांतर सबका सेम है, अगर 220 वोल्ट पे है तो सब में विभवांतर वैसा ही रहेगा। और यही कारण है कि घर की वायरिंग हम लोग किसमें करते हैं, समांतर क्रम में। ठीक है, 220 वोल्टेज की करंट साइकिल जब भी हम मेन सर्किट से लेते हैं तो सबको किसमें जोड़ते हैं, पैरेलल। क्यों? क्योंकि वोल्टेज सबका कैसा रहे, सेम रहे। और जब भी हम ऐसा करते हैं और हमको जिसमें जितने एम्पियर की करंट चाहिए पहुंच जाती है, 16 एम्पियर की, 8 एम्पियर की, सबका हम देखते हैं अलग अलग सर्किट बनाए होते हैं। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। अब हम लोग क्या करेंगे कि आप लोगों को कुछ फार्मूले पता ही है, मेरी पिछली क्लास के आप लोग वीडियो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। हमने विद्युत धारा का उष्मा प्रभाव भी बता दिया था जिसमें H बराबर I² RT, और फिर बल्ब वगैरह थोड़ा सा सब चीजें बता दिए थे। तो अब इन पे जो कुछ न्यूमेरिकल आते हैं हम न्यूमेरिकल को कराना चालू करेंगे। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त कर देते हैं। अब हम आगे क्या करना चालू करेंगे, आंकिक प्रश्न कराएंगे जो बोर्ड परीक्षा विगत परीक्षाओं में पूछे गए और आप लोगों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। अब आप लोग इधर प्रैक्टिस करते रहिए। जो आपका मान लीजिए अगर प्रैक्टिस है तभी नंबर, क्योंकि आप सोचे कि उस दिन पढ़ के जाए तो फिर सवाल आपसे होने वाला नहीं, सवाल आपका तभी होगा जब आपकी उसकी पहले से प्रैक्टिस है। तो आज की क्लास को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी को शुभ रात्रि।